हेलो माय कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। ये जो हमारा है इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन का ये दूसरा लेक्चर है। पहले वाला जो लेक्चर था वो एक बार देख लीजिएगा, उसका जो ये कंटिन्यू ही लेक्चर है। सबसे पहले आगे के लेक्चर में हमने जो इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन में देखा था, इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन में सबसे पहले हमने कौन सा वाला देखा था, कैसे प्रिपरेशन की जाती है। सबसे पहले जो प्रिपरेशन की थी हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स में की थी, सबसे पहले जो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। दूसरी जो थी वो हेलोहाइड्रिन से थी, हेलोहाइड्रिन से हम कैसे कर सकते हैं। तीसरी वाली जो है ये पर एसिड से हम इपोक्साइड कैसे बना सकते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। चलो हेडिंग लगा दीजिएगा, फ्रॉम एल्किन। ये इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन में थर्ड जो है फ्रॉम एल्किन एंड पर एसिड, ये दोनों के बीच में हम रिएक्शन करवाएंगे। ये दोनों के बीच के रिएक्शन से हमें ये इपोक्साइड कैसे मिलता है वो देखेंगे हम। चलो ये है एल्किन, उसमें हमें पर एसिड ये डालना है। फॉर एग्जांपल पर एसिड का मैं कई सारे एग्जांपल आपको दूंगा, उसमें से मैक्सिमम यदि आपको दिया जाएगा वो एमसीपीबी है, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलो ये है एल्किन, ये जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, पर एसिड है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, और यहां से प्रिपरेशन होगी ये इपोक्साइड की प्रिपरेशन होगी। ये हो गई इपोक्साइड की प्रिपरेशन, ठीक है। चलो एल्किन का रिएक्शन हमने करा, ये एमसीपीबी से कैसे इससे इपोक्साइड बनेगा वो सबको कुछ हम देखेंगे। मगर सबसे पहले ये कौन कौन से पर एसिड इसमें यूज किए जाते हैं, पहले पर एसिड हम देख लेते हैं। चलो हेडिंग लगा दीजिएगा, एग्जाम्पल ऑफ पर एसिड, एग्जाम्पल ऑफ पर एसिड। चलो एग्जाम्पल ऑफ पर एसिड। चलो इसमें सबसे पहले आपको एसिड और पर एसिड में डिफरेंस पता होना चाहिए, किसको एसिड बोलते हैं किसको पर एसिड बोलते हैं, ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चलो एसिड है, मान लो ये वाला जो एसिड आपको पता ही होगा, इसको क्या बोलते हैं भैया, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। अब पर एसिड, पर मतलब एक ज्यादा, इसमें एक ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा, इसमें जितने ऑक्सीजन है उससे ज्यादा एक होगा। और जिसमें हम पर बोलते हैं ना भैया, पेरोक्साइड जो आप बोलते हैं, पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की लिंकेज होगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की लिंकेज होगी। इसको हम बोलते हैं पर फॉर्मिक एसिड। पर फॉर्मिक एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड से ज्यादा एक ऑक्सीजन है, पर फॉर्मिक एसिड। चलो दूसरा वाला CH3COOH, मतलब ये एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड। ये जो आपको दिया गया है वो CH3 दिया गया है, यहां पे ये जो है वो CH3 है। और एसिटिक एसिड किसको बोला जाता है, जिसमें एसिटिक एसिड में जितने नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन है उससे एक ज्यादा, और इसमें पेरोक्सी लिंकेज, इसमें देख लीजिएगा इसमें पेरोक्सी लिंकेज है, इसमें भी पेरोक्सी लिंकेज है, इसको बोलते हैं पर एसिटिक एसिड, पर एसिटिक एसिड। कितने हैं ये से बहुत सारे हैं, देख लीजिएगा। मैं थर्ड एग्जांपल आपको बताता हूं। चलो थर्ड एग्जांपल मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल ही दूंगा। चलो इसको यदि यहां पे COOH है तब उसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, मगर यहां पे यदि COOH है इसको CO3H ऐसे भी लिखा जाता है, इसको CO3H ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। बेंजोइक एसिड से एक ज्यादा है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे COOH, इसमें भी पेरोक्सी लिंकेज है, इसको पर बेंजोइक एसिड बोलते हैं, इसको पर बेंजोइक एसिड। ये सारे आपने भैया बेयर विलीगर रिएक्शन तो पढ़ी लिया, नेम रिएक्शन में आई गया हो। बेयर विलीगर में जो पर एसिड लिखा हुआ है वो ही मैं लिखवा रहा हूं, उसमें भी आपको कंसेप्ट दे ही दिया था, ठीक है। चलो यदि ये पर बेंजोइक एसिड है, उसकी मेटा पोजीशन में, ये पर बेंजोइक एसिड है उसकी मेटा पोजीशन में यदि क्लोरीन आ गया तब इसको क्या कहते हैं, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। फिर से मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, इसको MCPBA बोलते हैं, MCPBA बोलते हैं इसको। चलो उसके बाद यहां पे मान लो मेटा की बजाय आपको पेरा पे NO2 दिया गया है, तब इसको क्या बोलते हैं, पेरा नाइट्रो
पर बेंजोइक एसिड, PNPBA बोलते हैं इसको, PNPBA बोलते हैं। उसके बाद CF3CO3H, इसको बोलते हैं ट्राइफ्लोरो पर बेंजोइक, पर एसिटिक एसिड बोलते हैं। 7 सिंपल वाला H2O2, ये भी पर एसिड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर एसिड है। उसके बाद H2SO5 पर सल्फ्यूरिक एसिड, या तो इसको बोलते हैं केरोज एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड, या तो इसको क्या बोलते हैं भैया, केरोज एसिड बोलते हैं। कई सारे जो पर एसिड है, इसका जो यूज, सबसे पहले एक काम कीजिएगा, नीचे एक सेंटेंस लिख दीजिएगा, पर एसिड आर सोर्स ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीजन, पर एसिड आर सोर्स ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीजन। दूसरा भी एक सेंटेंस लिख दीजिएगा, NBS, N ब्रोमोसक्सिनेमाइड, NBS is a source of positive bromine, NBS is a source of positive bromine। ये पॉजिटिव ऑक्सीजन का एग्जांपल है और NBS है वो पॉजिटिव ब्रोमीन का एग्जांपल है। चलो इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, प्रिपरेशन ऑफ पर एसिड, प्रिपरेशन ऑफ पर एसिड, प्रिपरेशन ऑफ पर एसिड, पर एसिड की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, याद रखिएगा, यदि एसिड है उसमें H2O2 डाल दिया तब उसमें पर एसिड बन जाएगा, उसमें से पर एसिड बन जाएगा। एसिड में से पर एसिड बनाया जाता है, मगर उसमें H2SO2 डालना पड़ेगा हमें। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है देख लीजिएगा, इसकी मैकेनिज्म, यहां पे है ये एसिड H2O2, ये है H2O2, इसमें सबसे पहले क्या होगा भाई, इसका ऑक्सीजन यहां पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। चलो यहां पे ऑक्सीजन ने अटैक किया, कोई भी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अटैक कराओ या तो ये ऑक्सीजन अटैक कराओ, दोनों सेम ही है, दोनों एक ही है ना भैया। मान लो मैं इससे अटैक कराता हूं, दोनों एक ही बात है। इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे है OH, यहां पे ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां पे है OH। चलो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गए, इसलिए H+ रिमूव कर देगा। H+ रिमूव होने के बाद यहां पे H प्रोटोनेशन मतलब H+ ट्रांसफर हो जाएगा, ये वाला जो H+ है ये नेगेटिव चार्ज पे आ जाएगा, मतलब H+ ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपको पता है भैया, एक ही कार्बन पे 2 ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होते, एक ही कार्बन पे 2 ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये रिमूव हो जाएगा H2O। देख लीजिए यहां पे एक ही कार्बन पे 2, हमने GOC में भी एक एग्जांपल बोला था, एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, मगर एक एक्सेप्शनल कैसे हो, स्पेशल कैसे हो, जिसमें एक ही कार्बन पे 2 OH होता है, क्लोरोहाइड्रिन वाला कंसेप्ट, देख लीजिएगा एक बार उसको। यहां पे H2O रिमूव हो जाएगा, इसका H+, इसका OH, H2O रिमूव हो जाएगा और यहां पे बन जाएगा C+O। यहां पे तो ये OH है ही, चलो इसको ये ऐसे लिखते हैं, चलो ये R के साथ C+O, ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन, दूसरा H, ये क्या बन गया भैया, ये पर एसिड प्रिपरेशन हो गई, ये पर एसिड की प्रिपरेशन हो जाएगी। मतलब पर एसिड यदि आपको बनाना है, पर एसिड कैसे बनाओगे आप, पर एसिड यदि आपको प्रिपेयर करना है तब एसिड में आपको H2O2 डालना पड़ेगा, एसिड में H2O2 डालने से पर एसिड हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसकी मैकेनिज्म, हमने बोला ना भैया, ये जो एल्किन है उसमें पर एसिड डालने से, पर एसिड, इसका जनरल फॉर्म ऐसे लिखते हैं हम, RCO3H, इससे क्या बनेगा, इपोक्साइड बन जाएगा, इससे इपोक्साइड बन जाएगा। मगर कैसे बनेगा इपोक्साइड, इसकी मैकेनिज्म देख लीजिएगा। चलो इसकी मैकेनिज्म में, ये जो हमारे पास है एल्किन, ये जो है हमारे पास एल्किन, पर एसिड, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, चलो इसे मैं थोड़ा नीचे ले लाता हूं यहां पे। पर एसिड का स्ट्रक्चर अब तो आपको पता ही चल गया होगा भैया, पर एसिड का स्ट्रक्चर जो कौन सा होता है, यहां पे है ऑक्सीजन, यहां पे है H, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे C+O और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है H। चलो सबसे पहले क्या होगा, ये तो है भैया न्यूक्लियोफाइल, ये होगा इलेक्ट्रोफाइल। ये जो पाई डेंसिटी है इसके अटैक यहां पे होगा ऑक्सीजन का, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, ये पाई डेंसिटी यहां पे अटैक करेगी और फिर ये बॉन्ड यहां पे आएगा। मगर मतलब ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है भैया। कंसर्टेड मैकेनिज्म वाला जो कंसेप्ट है वो कहां पे आ गया था, याद कीजिएगा, सिमन स्मिथ यदि कार्बिन आपको पता है, GOC में मैंने पढ़ाई था,
सिमन स्मिथ कार्बाइन वाला कंसेप्ट, उसमें अच्छी तरह से आ गया है कंसेप्ट। ठीक है, चलो ये ऑक्सीजन है, पहले इसकी टीएस देख लीजिएगा, ट्रांजिशन स्टेट। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा, यहां पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, यहां पे ये कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये ब्रेक हो रहा होगा। यहां पे है ऑक्सीजन, यहां पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहां पे हाइड्रोजन के साथ है वो भी बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे कार्बन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और ये तो है ही एसीटीएस बनेगी। देख लीजिएगा फिर से, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। ये ऐसी स्पाइरोटीएस आप देख लीजिएगा, ये दो रिंग है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन ऐसा है कॉमन एटम, इसलिए इसको स्पाइरो रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया इसको? स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट। और यहां पे थोड़ा ये बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है आपको, इसलिए इसको बटरफ्लाई मैकेनिज्म बोलते हैं भैया। इसको क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई मैकेनिज्म। पहले भैया बहुत पूछी जाती थी ये, जब थियरी आती थी 2011 से पहले थियरी आती थी, तब इसमें बहुत बार पूछी गई है बटरफ्लाई मैकेनिज्म। पूरी ड्रॉ करके आपको देना, ये एमसीक्यू में तो एमसीबीबी पूछेगा ही पूछेगा। एक भी एग्जाम ऐसी नहीं है जिसमें पर एसिड पूछा नहीं गया है, पर एसिड होगा ही होगा। ठीक है, देख लीजिएगा अब यहां पे क्या होगा। अब ये जो है फाइनल इसका आंसर इपोक्साइड बन जाएगा, और यहां पे एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा। पर एसिड में से क्या बन जाएगा भैया? पर एसिड में से एसिड बन जाएगा, और एसिड इसका जो ऑक्सीजन है वो एल्किन में इंसर्शन करके चला जाएगा, और यहां पे जो प्रोडक्ट बन जाएगी वो इपोक्साइड की बन जाएगी। एक काम कीजिएगा, सेंटेंस लिखिएगा इसमें। आपको सेंटेंस यहां पे क्या है भैया? कंसर्टेड मैकेनिज्म है, और इसको किलियोट्रोपिक भी बोलेंगे। किलियोट्रोपिक इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहां पे एक ही एटम से दो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, दोनों सिग्मा बॉन्ड, इसलिए किलियोट्रोपिक होगी। सेंटेंस लिखिएगा, हियर कंसर्टेड मैकेनिज्म ऑपरेट। हियर कंसर्टेड मैकेनिज्म ऑपरेट, जो मैंने सिमन स्मिथ कार्बाइन में लिखाया था वो ही हमें यहां पे लिखना है। हियर कंसर्टेड मैकेनिज्म ऑपरेट। सेकंड सेंटेंस, सो stereochemistry of alkene should be maintained in the product. Stereochemistry of alkene should be maintained in the product. That means cis alkene gives cis epoxide, trans alkene gives trans epoxide. Here heliotropic cycloaddition takes place. Heliotropic cycloaddition takes place. Heliotropic means both sigma bond are forms. Both sigma bond are forms from the same atom at that same time. From the same atom at that same time. एक ही टाइम से दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गए एक ही एटम से। ठीक है, सो ये क्लियोट्रोपिक साइक्लोएडिशन भी हो गया। और मैंने आपको बताया ना भैया, सीस एल्किन सीस इपोक्साइड देगा, ट्रांस एल्किन ट्रांस इपोक्साइड देगा। देख लीजिएगा कैसे यहाँ पे, चलो देखिए अच्छी तरह से। चलो ये हमारे पास जो है वो सिस ब्यूटेन है, सिस एल्किन मतलब। अब इसमें यदि हमने पर एसिड डाल दिया, इसमें यदि पर एसिड डाल दिया, तब यहां पे इपोक्साइड बनेगा, और ये सीस है तब ये सीस ही प्रोडक्ट रहेगी। सीस है तब ये सीस ही प्रोडक्ट रहेगी। दूसरा, चलो ये है जो ट्रांस एल्किन है, यहाँ पे एमी, यहाँ पे एमी, ये जो है वो ट्रांस है, इसमें पर एसिड डाल दीजिएगा, तब यहाँ पे इपोक्साइड बनेगा, और ये वेज है, फिर ये डैश रहेगा। ठीक है, ये सीस देगा, ट्रांस जो है वो ट्रांस देगा। ये ऐसे इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन हो गई। दूसरी बात, चलो इसमें ये जो एल्किन है ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये पर एसिड सोर्स ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीजन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये जो है इलेक्ट्रोफाइल है। सो यदि आपको रिएक्शन का रेट बढ़ाना है, यदि आपको ये रिएक्शन का रेट बढ़ाना है, तब क्या करना है? एक सेंटेंस लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन एल्किन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन एल्किन एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन पर एसिड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन
per acid increase the rate of the reaction, increase the rate of the reaction. So भैया देख लीजिएगा यहाँ पे ये जो एल्किन है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऐड करना पड़ेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आपको अटैच करना पड़ेगा. सो यहाँ पे ऑर्डर देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑर्डर देख लीजिएगा, ये एल्कीन का मैं ऑर्डर लिखने जा रहा हूं. पहले इसमें यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उससे एक्टिव होगा सिंपल और उससे एक्टिव होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. रिएक्टिविटी का ऑर्डर है भैया एल्कीन की रिएक्टिविटी को. यदि एल्कीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तब इसकी रिएक्टिविटी कम रहेगी. ये किसका ऑर्डर है? रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ये. यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दिया है तब उसमें रिएक्टिविटी कम रहेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तब उसमें रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी. और यदि पर एसिड की बात करें, पर एसिड की रिएक्टिविटी की, तब याद रखिएगा ये पर एसिडिक एसिड से ज्यादा एक्टिव रहेगा वो पर बेंजोइक एसिड रहेगा. पर बेंजोइक एसिड से ज्यादा जो एक्टिव रहेगा वो मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया CO3H मेटाक्लोरो पर बेंजोइक. इससे ज्यादा रहेगा पर फॉर्मिक एसिड रहेगा. इससे ज्यादा जो एक्टिव रहेगा पैरा नाइट्रो पर बेंजोइक एसिड रहेगा PNPBA. और सबसे खतरनाक जो है ट्राइफ्लोरो पर एसिडिक एसिड. ये पर एसिडिक रिएक्टिविटी ऑर्डर है. ये तो पूछा नहीं है भैया, पूछते भी नहीं है रिएक्टिविटी, मगर ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए. कैसे देख लीजिएगा, यदि आपको एग्जाम में ऐसा दिया गया है, यहां पे देखिए ये दोनों एल्किन है और यहां पे मान लो आपको दिया गया है CH3 दिया गया है. अब इसमें पर एसिड आपको डालना है, मान लो आपको दिया गया है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड. चलो इसका आंसर कौन सा रहेगा? दोनों एल्किन है, आपको 1 इक्विवेलेंट ही दिया जाएगा. आपको ऐसा नहीं लिखा होगा यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट 3 इक्विवेलेंट, सिर्फ ये ही लिखा हुआ है. तब आपको समझ लेना है 1 इक्विवेलेंट है ये दोनों एल्किन में से. यहाँ पे CH3 है, मतलब यहाँ पे रिलीजिंग पावर है, इसलिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है उसमें इसका इंसर्शन होगा. ठीक है, ये वाला एज इट इज रहेगा, यहाँ पे इसका आंसर ऐसा रहेगा. दूसरा, मान लो यदि आपको ऐसा दिया गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 दिया गया है, यहाँ पे OMe यदि दिया गया है, दोनों में देख लीजिएगा यहां पे जो इसका रिलीजिंग पावर है वो +R है और यहां पे है वो उसका जो रिलीजिंग पावर है वो +H है. दोनों में से डोमिनेट कौन है भैया? आई नहीं देखनी, आई तो आपको पता ही है ना, सिर्फ वो उसको देखड़ा इफेक्ट हम बोलते हैं. मेन डोमिनेट इफेक्ट जो है वो रेजोनेंस है. चलो देख लीजिएगा यहां पे इसमें यदि आपको MCPBA दिया गया है तब ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा होगा? मोर इलेक्ट्रॉन रिच ये वाला डबल बॉन्ड है, इसलिए इसमें यदि आपको इंसर्शन करना है तब ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच में इंसर्शन करना है. ये वाला एज इट इज रहेगा, ये वाला एज इट इज रहेगा. ठीक है, चलो और एक एग्जांपल मुझे ये सॉल्व करके दिखाएगा. इसमें से कौन से वाले डबल बॉन्ड में, इसमें से कौन से वाले डबल बॉन्ड में, यहां पे C डबल बॉन्ड ET है, यहां पे भी C डबल बॉन्ड ET है, यहां पे मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड आपको दिया गया है, MCPBA यदि आपको दिया गया है, तब कौन से वाले डबल बॉन्ड में इंसर्शन होगा? यहां पे भैया दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है. सो इसमें इंसर्शन नहीं होगा, इसमें इंसर्शन होगा. अब दूसरी बात, ये ब्रिज पे हिंड्रेंस है, इसलिए इसमें MCPBA का जो अटैक होगा वो एक्सो होगा या एंडो होगा? MCPBA का जो अटैक है वो एंडो अटैक होगा. सो यहां पे जो इपोक्साइड बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाले में तो इंसर्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो भैया ये जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डेफिशिएंट है. इसमें जो इपोक्साइड बनेगा वो डाउन में बनेगा, डाउन मतलब एंडो में बनेगा इपोक्साइड. ठीक है, एक्सो में रहेगा जो उसका H रहेगा, ऐसी प्रोडक्ट आएगी. ठीक है, चलो ये हो गया MCPBA का रोल. अब कई सारे ये MCPBA की कैरेक्टरिस्टिक है, कई सारी है. एक और मैं आपको बता दूं भैया, यहां पे मान लो यदि OH दिया गया है, मैंने ये सीमन स्मिथ कार्बिन में, यह सीमन स्मिथ कार्बिन वाला कंसेप्ट में भी पढ़ाया था ये. यदि यहां पे MCPBA आपको दिया गया है, यदि यहां पे आपको MCPBA यदि दिया गया है,
तब इसमें इंसर्शन कैसे कराना है। यहां पे यदि आपको एमसीपीबी दिया गया है, देख लीजिएगा यहां पे मान लो OM ही दिया गया है, इसमें एमसीपीबी का इंसर्शन कैसे कराना है। सबसे पहले इसमें देखिएगा, यहां पे जो एमसीपीबी में ऑक्सीजन का जो इपोक्साइड बनेगा वो इपोक्साइड वेज में आएगा या डैश में आएगा। तब याद रखिएगा ये इपोक्साइड है वो वेज में रहेगा। यहां पे कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा भैया अभी। यदि यहां पे OM दिया गया है तब यहां पे इपोक्साइड बनेगा वो डैश में बनेगा। ऐसा क्यों, इसमें क्यों वेज बन रहा है, इसमें क्यों डैश बन रहा है। देख लीजिएगा एल्किन में ये इपोक्साइड का इंसर्शन है, यहां पे क्या होता है, यहां पे क्यों ये वेज में बन रहा है, इसलिए वेज में बन रहा है। देख लीजिएगा यहां पे OH जब है तब इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है। ये दोनों में यदि ये वेज हो रहा है तब ये दोनों में H बॉन्डिंग होगा। क्या होगा भैया, H बॉन्डिंग होगा। चलो मैं इसको इस तरफ ले लेता हूं थोड़ा, ये दोनों के बीच जो होगा वो H बॉन्डिंग होगा। इसलिए यहां पे वेज में OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री यदि वेज में है तब ये वेज में ही बनेगा, OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री यदि डैश में तब ये डैश में ही बनेगा। ठीक है, मगर यहां पे देख लीजिएगा H बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। ये मिथाइल थोड़ी ना H बॉन्डिंग उसके साथ करेगा, कार्बन का जो H होता है वो पॉजिटिव नहीं होता। फिर से बता दो भैया, कार्बन का जो H होता है वो पॉजिटिव नहीं होता क्योंकि कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 3.5 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 2.1 है। इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत बड़ा है इसमें, इसलिए ये पॉजिटिव है। मगर ये दोनों कार्बन और हाइड्रोजन में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होती, वो तो आपको पता ही है, मैंने जीओसी में ये पढ़ा ही दिया है। यहाँ पे H बॉन्डिंग नहीं, इसलिए इसका हिंड्रस आएगा, हिंड्रस के हिसाब से वो डैश में बनेगा। यहाँ पे H बॉन्डिंग जैसा कुछ नहीं होगा। फिर से मैं बता दूं भैया, जिस साइड ऑक्सीजन रहेगा उस साइड ही इपोक्साइड बनेगा। यदि आपको मान लो यहां पे डैश पे दिया गया है ये OH और इसमें MCPB आपको दिया गया है, तब आपको जिस साइड ऑक्सीजन का H है उस साइड ही आपको ये बनाना है। और दूसरी बात बता दो भैया, इसको एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा, जंक्शन शो करेंगे। यहां पे ये इपोक्साइड है ना, ये डैश पे है, तब जंक्शन कहां पे होगा, वेज पे होगा। आपको एग्जाम में ऐसा फॉर्म दिया जाएगा। यहां पे देख लो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला उसकी बात कर दूं मैं, यहां पे ये है, उसको एग्जाम में ऐसा दिया जाएगा। देख लीजिएगा अच्छी तरह से, यहां पे वेज पे OH है ना, मगर ये जो इपोक्साइड है ये वेज में है, इसलिए जंक्शन डैश में दिखाई देगा। ये आपको ये वाला एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा और ये वाला जो है वो एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा। ठीक है, अब ये MCPB मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड जो है उसको एल्किन में रिएक्शन कैसे की जाती है, उससे कौन सी प्रिपरेशन होती है ये बता दिया भैया। नेक्स्ट लेक्चर भी देखना मत भूलिएगा, उसमें मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड मतलब पर एसिड की सारी केमिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड की सारी केमिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।